Hello everyone, my name is Riddhi and this lecture is part of the Hindu and Indian Express in 5 minutes. Here you can see the details of the course. Also, this lecture is included with Prelims classroom course, Mains classroom course, Prelims test series and GS Mains test series. आज हम 15th मई एंड 22nd मई 2020 के करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं समर्थ ERP। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर ये आता है। ये एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, समर्थ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। कुछ ज़्यादा ही छोटा सा नाम है ऑल्दो, बट ये बेसिकली 2009 में लॉन्च की गई थी ये पर्टिकुलर मिशन, जिसका ऑब्जेक्टिव बस इतना था कि जितने भी एलिजिबल और विलिंग लर्नर्स हैं इंडिया के, उनको क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना है। अब समर्थ ERP है क्या? तो देखो, यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ ये डेवलप करने की बात की है। ERP होता क्या है? एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसे आप डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हो, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटिंग होगी, प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, सप्लाई चेन ऑपरेशंस, ये सब मैनेज करने के लिए है। तो अगर आप ये यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करते हो तो उसकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटीज़ में और बेटर हो जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट DMR भाषा डैम। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखना ज़रूरी है। इंडस रिवर पे ये लोकेटेड है, नॉर्दर्न पाकिस्तान। देखो, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान रीजन के बीच में ये डैम लोकेटेड है। तो मतलब जब भी ये डैम की कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो यहाँ पर इस एरिया में आएगा। तो अब है क्या, देखो, ऑल्दो ये पूरी जो डैम का कंस्ट्रक्शन है ये बहुत पहले ही अप्रूव हो चुका था, मतलब 2010 में ही ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका था, बट डिले होता जा रहा था बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया तो अपोज करेगी इसको। इंडिया ये कह रही थी कि जो मेजर पार्ट है डैम का वो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन में लोकेटेड है, जो कि इंडिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आता है। अगर ये डैम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो इससे रीजन में अनरेस्ट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इन पूरी सिचुएशन में इंडिया तो अपोज ही करेगी इसको। तो इंडिया इस ग्राउंड पे अपोज कर रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान रीजन वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, जो कि पाकिस्तान के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड है। और इंडिया ने कंसिस्टेंटली अपना प्रोटेस्ट कन्वे किया है और अपने कंसर्न्स दोनों ही, चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही अपने कंसर्न्स शेयर किए हैं। और बाकी के जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर आ जाते हैं, वहाँ पर भी सारे कंसर्न्स इंडिया ने अपने शेयर किए हैं, बट इनको यहीं पर ही आने की आग लगी रहती है। बस एक बार मैप में इसकी लोकेशन ज़रूर आप देख लो। दिस इज़ DMR भाषा डैम साइट। अब कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले है सोनिक बूम। सोनिक बूम से कुछ शॉक वेव्स होते हैं, जैसे कि प्लेन्स हो गए, वहाँ से जो प्रोड्यूस होते हैं शॉक वेव्स, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि साउंड की स्पीड से इक्वल या फिर साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में फ्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ से जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको सोनिक बूम्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 रिपोर्ट। तो FRA रिपोर्ट ये यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। और FRA 2020 यहाँ पर ये किस पर बेस्ड है? तो देखो, 1990 से लेकर 2020 के बीच में 236 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में जितने भी अलग अलग 60 फॉरेस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनका असेसमेंट किया जाता है, जिसके ऊपर FRA 2020 रिपोर्ट बेस्ड है। नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ घड़ियाल्स। देखो, इस तरीके की जब भी न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में, आपको बस इसका IUCN स्टेटस वगैरह ध्यान में रखना होता है कि क्या इसका IUCN स्टेटस रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई रिवर आ रही है तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो इसका स्टेटस क्या है? घड़ियाल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN, तो लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 में ये आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, और अपेंडिक्स 1 में आता है ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। प्राइमरी हैबिटेट इसका चंबल रिवर है। तो थोड़ा सा आप चंबल रिवर के बारे में भी देख के जा सकते हो, जैसे कि चंबल रिवर विंध्या माउंटेन्स की नॉर्दर्न स्लोप्स हैं, वहाँ पर एक पीक है सिंगार चौरी पीक, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर यूपी में आके यमुना रिवर को ये ज्वाइन कर लेती है। एंड बानस, काली सिंध, पर्वती इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। साथ में देखो, एक ट्राई जंक्शन होता है राजस्थान, MP और UP का अलॉन्ग चंबल रिवर, तो यहाँ पर नेशनल चंबल सैंक्चुरी जो है वो भी लोकेटेड है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज इन वेस्टर्न घाट्स। 6 स्टेट्स यहाँ पर बात हुई है, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। देखो, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल या फिर गादगिल कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन आई थी पहले। इसका ये बैकग्राउंड है बेसिकली। तो ये पहले आई थी कि 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जोन के अंडर डाल देते हैं। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ होते क्या हैं? तो जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, उनके आसपास 10 किलोमीटर के अंडर
का जो एरिया होता है उसको इको सेंसिटिव एरियाज कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसको देखती है अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका एम क्या होता है, तो देखो जितने भी नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, तो उनके आसपास की एरियाज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर उनको रेगुलेट करने की बात होती है कि जितनी भी ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कितना एरिया यहाँ पर कवर होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। साथ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास का जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो ये भी देखा जाता है। माधव गाडगिल पैनल, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ लिमिटेड डेवलपमेंट ही अलाउड है इस ग्रेडेड जोन के अंडर। देखो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे अगर मैं बोलती हूँ आपको 1, 2 एंड 3, ये 3 तरह के होते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया 1 में डाला गया है, मतलब कि हाई प्रायोरिटी दी जाती है इस एरिया को। मतलब कि जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे माइनिंग हो गई या फिर थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया 1 में। ऐसे ही कस्तूरी रंगन कमेटी भी इससे रिलेटेड है, तो थोड़ी सी कमिटीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी इससे रिलेटेड हैं, जैसे गाडगिल कमेटी हो गई ये, और कस्तूरी रंगन कमेटी हो गई, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ 7, G7 समिट होने जा रहा है। तो USA के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया है कि 46th G7 समिट USA होस्ट कर रहा है इस बार, और इस बार ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही होगा। G7 बेसिकली इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज का एक ब्लॉक है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ये सब आते हैं। तो है यू कैन सी। तो इकोनॉमी वाइज अगर देखा जाए, इकोनॉमी के हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है, और इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो आप सोचोगे कि चाइना क्यों नहीं आ रही है, बट चाइना इकोनॉमी वाइज काफ़ी लो है, तो वो एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं मानी जाती है, इसलिए वो G7 का पार्ट नहीं है। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर UPSC पूछे तो ये आपको ध्यान में रखना है दैट चाइना इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7, बिकॉज चाइना का जो वेल्थ है पर हेड ऑफ पॉपुलेशन वो काफ़ी लो है, एंड दिस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनुअली मिलता है, जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बातें हो गई, या एनर्जी पॉलिसीज से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो गए, उनको डिस्कस करने के लिए ये ब्लॉक एनुअली मिलता है। पहले ये G7 को G8 भी कहा जाता था क्योंकि रशिया इसका पार्ट था। फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि रशिया को एक्सपेल कर दिया गया 2014 में, क्योंकि उसने क्रीमिया रीजन ऑफ यूक्रेन को एनेक्स कर लिया था, इसलिए रशिया को निकाल दिया गया था। तो अब ये वापस से G7 हो गई है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टेक्सटाइल्स कमेटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1963 में इस्टेब्लिश की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर ये आती है। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो कवर किए जाएंगे, जैसे कि इकोनॉमिक स्टिमुलस 2, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इकोनॉमिक स्टिमुलस 1, ठीक है, तो वो भी मेंस 300 में डिस्कस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टिमुलस 2 ये भी डिस्कस होगा। देन उड़ीसा अडॉप्ट्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम, देन जनरल फाइनेंशियल रूल्स ये डिस्कस किए जाएंगे। सिनॉप्सिस IAS एक्सप्लेन में Y2K बग एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑल राइट, सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।